आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हीमोस्टेसिस और लिम्फेटिक फ्लो की महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली। हमें यह समझना है कि जब हमारे शरीर को चोट लगती है तो खून बहना अपने आप एकदम सटीक टाइमिंग के साथ कैसे रुक जाता है। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर छिपे हुए उस प्लम्बिंग और सिक्योरिटी सिस्टम का असल काम क्या है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का सिस्टम है। एकदम। और सोर्स सामग्री में ना एक बहुत ही शानदार 3D कलरफुल स्लाइड का जिक्र है जो इन पूरी प्रक्रियाओं को बहुत ही सुंदर रंगों के जरिए दर्शाती है। अब भले ही इस चर्चा को सुनने वाले लोग उस स्लाइड को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने शब्दों के जरिए ना दिमाग में इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया की एक रंगीन और एकदम सजीव तस्वीर उकेर दें। ये एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है, क्योंकि जब हम शरीर के अंदर चलने वाली इन प्रक्रियाओं को महज एक बायोलॉजिकल घटना की तरह ना देखकर एक बेहद सटीक और सोची समझी इंजीनियरिंग की तरह देखते हैं, तो नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। सही बात है। शरीर के अंदर कोई भी चीज ना बेतरतीब या रैंडम नहीं होती। हर एक सेल, हर एक केमिकल का अपना एक बहुत ही खास मकसद होता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जी। इस कहानी के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, जिसे हीमोस्टेसिस कहा जाता है। हाँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर दौड़ रहा है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है, घुटने में चोट लगती है और खून बहना शुरू हो जाता है। बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही आम घटना लगती है। बस खून बह रहा है और हम उस पर पट्टी बांधने की सोचते हैं। बिल्कुल, हम बस बाहरी इलाज देखते हैं। हाँ, लेकिन स्किन के ठीक नीचे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ना उसी क्षण एक इमरजेंसी सायरन बज जाता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शरीर का ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये किसी बाहरी मदद का इंतजार नहीं करता। मतलब पट्टी बांधने का इंतजार नहीं करता? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कोई चोट लगती है और खून की नली, जो असल में एक प्रेशराइज्ड पाइप की तरह होती है, वो टूटती है, तो सबसे पहले हरकत में आते हैं प्लेटलेट्स। अच्छा। ये खून में मौजूद बेहद छोटे तत्व हैं। सामान्य स्थिति में जब तक सब कुछ ठीक रहता है ना, ये प्लेटलेट्स खून की नलियों में बड़ी शांति से गश्त लगाते हुए तैरते रहते हैं। एक तरह की पेट्रोलिंग पुलिस की तरह। एकदम सटीक, पेट्रोलिंग पुलिस। लेकिन जैसे ही नली टूटती है और ये प्लेटलेट्स उस टूटी हुई जगह या कहें कि डैमेज टिश्यू के संपर्क में आते हैं, तो ये तुरंत टूट जाते हैं, यानी बायोलॉजिकल भाषा में कहें तो रप्चर हो जाते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। मतलब जो चीज मरम्मत करने आई है वो खुद ही सबसे पहले टूट रही है। ये तो ऐसा हो ना जैसे आग बुझाने वाली गाड़ी खुद ही क्रैश हो जाए। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है, पर यही तो इस सिस्टम की खूबसूरती है। उनका टूटना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि वो खुद एक अलार्म है। ओहो, अच्छा। प्लेटलेट्स का रप्चर होना ना एक तरह का केमिकल सिग्नल है। जब ये टूटते हैं तो इनके अंदर से एक खास तरह का केमिकल निकलता है, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन? हाँ, ये केमिकल अपने आप में कोई दीवार नहीं बनाता, बल्कि ये बस एक संदेशवाहक है जो पूरे शरीर को बताता है कि भाई मरम्मत की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के निकलने के बाद असल में होता क्या है? क्योंकि सिर्फ एक केमिकल के रिलीज होने से बहता हुआ खून तो नहीं रुक जाएगा ना, वहां एक फिजिकल रुकावट की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, और वहीं से शुरू होती है एक शानदार चेन रिएक्शन, या जिसे हम बायोलॉजिकल भाषा में कैस्केड कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन खून में मौजूद अन्य प्रोटीन्स के साथ मिलकर ना एक के बाद एक कई रासायनिक बदलावों को ट्रिगर करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने डोमिनोज की एक लाइन गिरा दी हो। एक रिएक्शन दूसरे को चालू करता है, दूसरा तीसरे को, और हर कदम पर यह प्रक्रिया और भी तेज और बड़ी होती जाती है। और इस पूरी चेन रिएक्शन का जो अंतिम लक्ष्य है वो शायद फाइब्रिन नाम का एक जाल बनाना है। एकदम सही। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। कल्पना करने वाली बात है कि एक तेज बहती नदी है। ये नदी असल में हमारी खून की धारा है, और इसमें बहुत सी मछलियां तैर रही हैं जो हमारी रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब अगर इस नदी का बहाव रोकना हो तो बीच में कोई मछुआरा एक बहुत ही बारीक और मजबूत जाल डाल देता है। और ये कोई साधारण जाल नहीं है। चेन रिएक्शन के अंत में बनने वाले ये जो फाइब्रिन के धागे होते हैं ना, ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये बेहद मजबूत होते हैं। अच्छा। ये धागे चोट वाली जगह पर तेजी से एक दूसरे के साथ उलझने लगते हैं और एक घना मैश या जाल तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। अब जब ये जाल खून की नली के टूटे हुए हिस्से पर बिछ जाता है तो पानी यानी खून का तरल हिस्सा वो तो शायद थोड़ा बहुत निकल जाए, लेकिन सारी मछलियां, मेरा मतलब है लाल रक्त कोशिकाएं,
उस जाल में बुरी तरह फंस जाती हैं। हाँ, वो बाहर नहीं निकल पाती। और एक एक करके जब हजारों लाखों कोशिकाएं इस फाइब्रिन के जाल में फंसती चली जाती हैं, तो वहां एक बहुत ही ठोस और पक्का प्लग बन जाता है। इसी प्लग को हम थक्का या क्लॉट कहते हैं। और इस तरह वो छेद पूरी तरह से सील हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में जितनी जादुई लगती है ना, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही सटीक है। लेकिन इस पूरी घटना में दो ऐसे तत्व हैं जिनके बिना ये मछुआरे का जाल कभी बन ही नहीं सकता। वो कौन से? थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिएक्शन और फाइब्रिन का बनना ये पूरी तरह से निर्भर करता है कैल्शियम आयंस और विटामिन के पर। अरे हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है या दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कैल्शियम आयंस इस खून का थक्का जमने की प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अगर खून में कैल्शियम आयंस मौजूद नहीं होंगे ना, तो वो डोमिनोज वाली चेन रिएक्शन बीच में ही रुक जाएगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे का संदेश दे ही नहीं पाएगा। और उसी तरह विटामिन के उन विशिष्ट प्रोटीन्स के निर्माण के लिए जरूरी है जो इस पूरे कैस्केड में हिस्सा लेते हैं। यानी अगर किसी के शरीर में कैल्शियम या विटामिन के की भारी कमी हो जाए, तो एक छोटी सी खरोच भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि शरीर वो फाइब्रिन का जाल बुन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। इनकी उपस्थिति महज कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये इस सिस्टम को काम करने के लिए अनिवार्य है, नेसेसरी है। ये शरीर का वो मैकेनिज्म है जो सुनिश्चित करता है कि हमारा कीमती फ्लूइड यानी खून शरीर से बाहर ना बहे। तो ये बात हुई शरीर के उस शानदार डिफेंस मैकेनिज्म की जो लीकेज को रोकता है। लेकिन अब हम इसी शरीर की एक दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम है। हाँ, हमने देखा कि शरीर खून को बाहर बहने से रोकने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है। लेकिन क्या हो अगर शरीर जानबूझकर अपने ही अंदर खून की नलियों से फ्लूइड को लीक होने दे? ये सुनने में थोड़ा अजीब और विरोधाभासी लगता है ना? लगता तो है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये विरोधाभास असल में एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग का हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून का दौरा एक बंद पाइपलाइन की तरह है। लेकिन जब ये पाइपलाइन हमारे शरीर के बिल्कुल बारीक हिस्सों यानी केशिकाओं या कैपिलरीज तक पहुंचती है, तो उनकी दीवारें बेहद पतली हो जाती हैं। इतनी पतली कि उनमें से कुछ तरल पदार्थ लगातार बाहर रिसता रहता है। और इसी रिसने वाले तरल पदार्थ को शायद टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। बिल्कुल। और ये रिसाव किसी बीमारी का संकेत नहीं है, ये एक नेचुरल और बेहद जरूरी प्रक्रिया है। ये जो फ्लूइड खून की नलियों से रिसकर बाहर आ रहा है, ये असल में प्लाज्मा और सफेद रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का मिश्रण होता है। एक मिनट, अगर ये खून से ही निकल रहा है तो इसका रंग लाल क्यों नहीं होता? खून तो लाल होता है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, वो छन नहीं पाती। हाँ, वे केशिकाओं की पतली दीवारों को पार करके बाहर नहीं आ पाती। इसलिए ये टिश्यू फ्लूइड रंगहीन या हल्का पीला सा होता है। लाल कोशिकाएं नलियों के अंदर ही रहती हैं, जबकि प्लाज्मा और सफेद कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरीर इस फ्लूइड को जानबूझकर बाहर क्यों निकाल रहा है? ये एक तरह का डेलिबरेट लीकेज क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर की जो अरबों कोशिकाएं और टिश्यूज हैं, वे सीधे तौर पर खून की नलियों से चिपके हुए नहीं होते। उनके बीच में एक खाली जगह होती है। अब अगर खून को कोशिकाओं तक ऑक्सीजन या पोषक तत्व पहुंचाने हैं, न्यूट्रिएंट्स देने हैं, तो वो सीधे नहीं दे सकता। उसे एक माध्यम की जरूरत होती है। ये टिश्यू फ्लूइड उसी माध्यम या कहें तो एक बिचौलिए का काम करता है, मिडलमैन की तरह। ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। यानी ये टिश्यू फ्लूइड खून की नलियों से बाहर निकलकर हमारी कोशिकाओं के चारों तरफ फैल जाता है, उन्हें पूरी तरह से नहला देता है। बिल्कुल। और इसी स्नान के दौरान न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होता है। खून से आई हुई ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व ये फ्लूइड कोशिकाओं को सौंप देता है, और कोशिकाएं अपने अंदर का सारा कचरा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल वो इसी फ्लूइड में वापस डाल देती हैं। एकदम सटीक। कोशिकाओं के जिंदा रहने के लिए ये एक्सचेंज बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कौन सी समस्या? अगर ये टिश्यू फ्लूइड लगातार खून से रिस कर कोशिकाओं के पास जमा होता रहेगा, तो शरीर तो गुब्बारे की तरह फूल जाएगा ना। जाहिर है, जो फ्लूइड बाहर आया है और जिसने कोशिकाओं का सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है, उसे वापस भी तो ले जाना होगा। वो वहां हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता। और यहीं पर शरीर के उस छिपे हुए प्लम्बिंग सिस्टम की एंट्री होती है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं।
शरीर के हर हिस्से में खून की नलियों के बिल्कुल समानांतर लिम्फैटिक वेसल्स नाम की बारीक नलियों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। इनका काम है एक बायोलॉजिकल वैक्यूम क्लीनर की तरह इस बचे हुए टिश्यू फ्लूइड को सोखना और इकट्ठा करना। और जब ये फ्लूइड इन लिम्फैटिक नलियों के अंदर चला जाता है तब हम इसे टिश्यू फ्लूइड नहीं कहते, तब इसका नाम बदल जाता है। हाँ, एक बार जब ये लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर आ जाता है तो इसे लिम्फ कहा जाता है। अब ये लिम्फ नलियों के जरिए वापस खून में मिलने के लिए अपने लंबे सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन रुकिए, ये सफर इतना सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि इस लिम्फ के अंदर सिर्फ पानी या प्लाज्मा तो है नहीं, इसने कोशिकाओं के आसपास का सारा कचरा समेटा है। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात, इस फ्लूइड में बाहरी कीटाणु, बैक्टीरिया या पैथोजेंस भी हो सकते हैं जो शरीर में कहीं से घुस आए हों। अगर इस गंदे और इन्फेक्टेड फ्लूइड को सीधे वापस दिल या सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाए तो वो तो पूरे शरीर में भयंकर इन्फेक्शन फैला देगा। और शरीर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसीलिए लिम्फैटिक सिस्टम सिर्फ एक ड्रेनेज या प्लम्बिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम भी। सिक्योरिटी सिस्टम? हाँ, इस फ्लूइड को वापस खून में मिलने से पहले कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट से होके गुजरना पड़ता है। इन चेक पॉइंट्स को ही हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स असल में क्या हैं, ये कैसे दिखते हैं और इनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ये लिम्फ नोड्स छोटे सेम के बीज यानी बीन के आकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे लिम्फैटिक नेटवर्क में जगह जगह मौजूद होते हैं। आप इन्हें एक तरह के बायोलॉजिकल फिल्टर की तरह देख सकते हैं। जब लिम्फैटिक फ्लूइड इन नोड्स के अंदर प्रवेश करता है तो उसका बहाव थोड़ा धीमा हो जाता है ताकि चेकिंग अच्छे से हो सके। बिल्कुल। इन नोड्स के अंदर सफेद रक्त कोशिकाओं की एक पूरी फौज तैनात रहती है। ये सफेद कोशिकाएं शरीर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जैसे ही फ्लूइड अंदर आता है ये गार्ड्स एक एक बूंद की सघन चेकिंग करते हैं। बाप रे। हाँ, और अगर उन्हें इस फ्लूइड में कोई भी खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजन मिलता है तो वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं नष्ट कर देते हैं। ये वाकई कमाल है। मतलब एक तरफ ड्रेनेज हो रहा है और साथ ही साथ उस पानी को एक अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरह साफ भी किया जा रहा है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लिम्फ नोड्स पूरी तरह से उस फ्लूइड को सैनिटाइज कर देते हैं। जब तक वो फ्लूइड नोड के दूसरे सिरे से बाहर निकलता है ना, वह पूरी तरह से छना हुआ, साफ और शरीर के लिए एकदम सुरक्षित हो चुका होता है। और ये साफ हो चुका लिम्फ फिर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अंततः ये सारा लिम्फैटिक फ्लूइड छाती के पास मौजूद बड़ी नसों में जाके वापस उसी सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाता है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, और इस तरह से ये पूरा एक महाचक्र पूरा हो जाता है। शरीर का बैलेंस या संतुलन। एक तरफ हीमोस्टेसिस है जो बड़ी सख्ती से ये सुनिश्चित कर रहा है कि खून शरीर के बाहर ना बहे। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिन का जाल बुनकर दीवारों को सील कर रहा है। और दूसरी तरफ ये लिम्फैटिक सिस्टम है जो बड़ी खामोशी से अंदरूनी रिसाव को मैनेज कर रहा है। वो कोशिकाओं को जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, उनका कचरा साफ कर रहा है और फिर लिम्फ नोड्स के जरिए हर एक पैथोजन को फिल्टर करके खून को वापस सुरक्षित रूप से सिस्टम में लौटा रहा है। ये दोनों ही प्रणालियां ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में काम करती नजर आती हैं। एक रोक रही है, दूसरी बहने दे रही है। हाँ, एकदम विपरीत। लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, हमारे शरीर के अंदर के पर्यावरण को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखना। कैल्शियम और विटामिन के से लेकर सफेद रक्त कोशिकाओं तक हर एक चीज अपनी एक पूर्व निर्धारित भूमिका निभा रही है। आज के इस पूरे विश्लेषण ने शरीर को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। जो शरीर हमें बाहर से एक शांत और स्थिर ढांचा लगता है, उसके भीतर असल में करोड़ों अरबों कोशिकाओं और केमिकल्स का एक बेहद शोर शराबे वाला लेकिन पूरी तरह से अनुशासित कारखाना चल रहा है। बिल्कुल। चाहे वो 1 सेकंड के अंदर प्लेटलेट्स का रप्चर होना हो या हर मिनट लिम्फ नोड्स के अंदर चलने वाली फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया हो। और ये सब कुछ बिना हमारी चेतना के, बिना हमारे कोई कमांड दिए लगातार चलता रहता है। ये ऑटो रन मोड पर काम करने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है। एकदम सही बात है। और इसी के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। आज हमने देखा कि हमारा शरीर कैसे हीमोस्टेसिस के जरिए अपने टूटे हुए हिस्सों की तुरंत मरम्मत कर लेता है और लिम्फैटिक सिस्टम के जरिए खुद को अंदर से साफ और सुरक्षित रखता है।
जरा सोचने वाली बात है। अगर भविष्य की मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग इस सटीक फाइब्रिन मेश और लिम्फेटिक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म की पूरी तरह नकल कर ले तो दुनिया कैसी होगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हम ऐसी इमारतें या ऐसे स्मार्ट मटेरियल्स बना पाएंगे जो दरार आने पर खुद ही फाइब्रिन जैसा कोई जाल बुनकर अपनी मरम्मत कर लें? या फिर शहरों के लिए ऐसे सुपर फिल्टर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा सके जो लिम्फ नोड्स की तरह खुद ब खुद पानी के अंदर से हर एक जहरीले तत्व को पहचान कर नष्ट कर दें? ये तकनीक तो दुनिया ही बदल देगी। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो जीव विज्ञान और भविष्य की तकनीक के बीच एक बहुत ही रोमांचक पुल बनाता है। इस पर जरूर गौर किया जा सकता है। खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और शरीर के इन अद्भुत रहस्यों की परतों को खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और शानदार विषय के साथ।